हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भैया आज मैं अपने अगले लेक्चर के साथ, और आज है हमारा डे 6 यानी कि छठवां लेक्चर है। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, किस चीज की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं? बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री, जिस पेपर का नाम है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सर इसके अंतर्गत हमने बताया था केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम और गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मैग्नेटिज्म से जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं। ये हमने बताए थे भाई। अब तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम उनको स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और मुझे लगता है हाँ भाई, लास्ट लेक्चर में हमको लगा था कि हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया था लास्ट लेक्चर में ना, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया था कि 49 पे रुक दिया। एक्चुअली हम हर लेक्चर में कितने क्वेश्चन कर रहे थे? 10। पहले लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन करे थे 1 से 10 तक। फिर दूसरे लेक्चर में हमने जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कर रहे थे 11 से लेकर 20 तक के, फिर 21 से 30, फिर 31 से 40, फिर 41 से लेकर 50 तक करने वाले थे। बट पता नहीं मुझे क्यों लगा कि 50 क्वेश्चन हो गए और मैंने 49 पर ही लेक्चर को एंड कर दिया था। बट कोई नहीं, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। तो चलिए हम पहले 50 से लेकर आज 60 तक के सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है भाई? ओके, वो कन्फ्यूजन में रह गया भाई, कोई नहीं, पर अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 50। ओके डन। आई होप विजिबिलिटी होगी, आपको दिख रहा है ना सब कुछ? ठीक है, वैसे देख ही रहे। ओके देखिए, वैसे मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको क्या है, क्या लिखा है, कैसे। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है द टर्म सिंबल फॉर L इक्वल टू 2, यहाँ पर L इक्वल टू 2 दे रखा है और S इक्वल टू आपको 1 दे रखा है। ठीक है, इसके लिए टर्म सिंबल निकालना भाई। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर है उसकी जो यूनिट 8वीं यानी कि लास्ट वाली यूनिट है उसको अभी तक हम नहीं कर पाए। आई नो अभी तक इतना समय नहीं मिल पाया था कि वो वाली यूनिट नहीं हो चुकी, लेकिन 7th यूनिट हो चुकी है हमारे पास, 6 यूनिट भी हो चुकी है। अब समस्या ये वाला क्वेश्चन ना यूनिट नंबर 8 से है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है तो मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। देखिए भाई, अगर आपके पास में दो चीज है, एक होती है टर्म सिंबल, एक होता है टर्म सिंबल, और एक होता है हमारे पास ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, टर्म सिंबल, ये दो चीजें होती हैं। एक हमारे पास टर्म सिंबल और एक होता है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। टर्म सिंबल का फॉर्मूला ये होता है 2s + 1 और नीचे आएगा l, और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में 2s + 1 l और यहां पर आता है g। बस से आपको इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है और कुछ ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है कि टर्म सिंबल अगर पूछता है तो ये, और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पूछता है तो इसमें आपको j और ऐड कर देना है। अब समस्या ये होती कि सर हाँ एक और चीज पूछता है वो, ये जो 2s + 1 है ना, हम इसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहता है। क्या कहेंगे? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। जिस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं मैं उनका सबका आंसर आपको बताऊंगा। और दूसरी बात ये, अभी टर्म सिंबल निकालेंगे, टर्म सिंबल और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में बस एक ही चीज एक्स्ट्रा होती है, वो होती है जे। तो जे की वैल्यू को आप कैसे निकाल सकते हो भाई? तो जे की वैल्यू को आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? देखो, जे की 3 तरह की वैल्यू होती है भाई। जे की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 टाइप की। कौन कौन सी? पहला तो j = L - s हो सकता है, या j = L + s हो सकता है, या j = सिर्फ s हो सकता है। अब कहेंगे ये L क्या है, S क्या है? तो ये जो L की वैल्यू हम निकालेंगे, S की वैल्यू निकालेंगे, वो अभी हम बता दें कैसे होता है। तो अगर आप L - s कब करोगे? जब आपके इलेक्ट्रॉन जो है या फिर जो सब सेल है वो हाफ फील्ड से कम इलेक्ट्रॉन्स हों। अगर हमारे पास में क्या है, हम बोल सकते हैं लेस देन हाफ फील्ड। अभी मतलब बता देंगे इसका ना, लेस देन हाफ फील्ड। हाफ फील्ड अगर कोई सबसेल आपकी हाफ फील्ड से कम भरी हुई, जैसे डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं सर? टोटल आते हैं 10। हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 5। अगर 5 से इलेक्ट्रॉन कम है तो उसके लिए जे की वैल्यू निकालने के लिए L - s करना पड़ेगा। और अगर आपका मोर देन हाफ फील्ड है, मोर देन हाफ फील्ड है,
तो फिर आपको करना पड़ेगा भाई L प्लस एस, और सिर्फ हाफ फील्ड है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, J इक्वल टू एस करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ज्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं। आप देखो कैसे करेंगे, आपसे आप क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है हाँ, आपसे पूछा गया है क्या भाई कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना है। एल की वैल्यू 2 है, यहाँ पर एल ही स्मॉल बना रखा है लेकिन कैपिटल होता है। एल इक्वल टू 2 और एस इक्वल टू 1 है। अब मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि एल की वैल्यू, ग्राउंड स्टेट क्या होता है भाई, टर्म सिंबल की बात कर रहे हैं। टर्म सिंबल आपको निकालना, तो हमने बताया था 2s+1 और नीचे आ जाएगा एल, ठीक है ना। तो एल की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास होता है 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो जो 0 है उसको हम बोलेंगे S, फिर P, फिर D, फिर F, फिर क्या आता है S P D F G H I, इस तरह से होता है हमारे। ये किसकी वैल्यू है भाई, ये है हमारे पास L की वैल्यू। ये हमारे पास किसकी मान होता है, हमारा L की वैल्यू है। अब इसमें L इक्वल टू 2 दिया, तो भाई 2 के लिए कौन होगा, 2 के लिए होता है D, इसलिए L की जगह हम लिख देंगे D। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें निकालनी होती है, S की वैल्यू 1 दी है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम कैसे निकालते हैं भाई, 2s+1, 2s+1 का S की वैल्यू रख दीजिए, बस 2s+1 होता है। तो यहां से हो जाएगा 2s+1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एस की वैल्यू 1 है, +1 हो गया, 2 1 2, ये हुआ 3, तो यहां से इस 2s+1 की वैल्यू रख दो 3, तो ये हो गया हमारे पास टर्म सिंबल 3D। तो आप देख लीजिए कौन सा है, ये 1s हो नहीं सकता, 3f हो नहीं सकता, 5D हो नहीं सकता, D खाली दे रखा है, या 3D होगा एक्चुअली। तो ये आपका जो टर्म सिंबल है वो 3D होगा, ये मिसप्रिंटेड है, थोड़ा सा मिसप्रिंटेड हो गया है, बट इसका जो राइट आंसर है दैट इज 3D। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम करेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, है ना। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से बता दूं, आपको टर्म सिंबल निकालना होगा। टर्म सिंबल निकालना 2s+1 और नीचे L की वैल्यू जैसे हम करते हैं ना 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट करनी है, S P D F। अब उसने बोला भाई L की वैल्यू हमारे पास क्या है, L की वैल्यू 2 है, तो आपको 2 तक जाना है। देखो 0 1 2 2 रखना है, तो 0 1 2 S P D, तो D आ जाना है। तो D भाई कहां पर है, D हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये S और F नहीं हो सकता। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी कि 2s+1 निकालना है। S की वैल्यू कितनी है, दे रखी है 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, +1 कितना हो गया 3, तो 3D आ जाएगा। तो 3D हमारे पास यही होगा, टी ऑप्शन। ओके, अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन 51। बाकी इसके आगे अगर और भी क्वेश्चंस आएंगे तो इसको थोड़ा सा डिटेल और समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है भाई, द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग मल्टीप्लिसिटी इज, मल्टीप्लिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। ये तो अभी जाना था, नहीं अभी तो जाना था। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, 2s+1, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा 2s+1, पहला ही ऑप्शन हो गया। s+1 नहीं हो सकता, s+2 नहीं हो सकता, s+3 नहीं हो सकता, तो पहले ऑप्शन है 2s+1। आई होप समझ में आएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए ओके, नेक्स्ट अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है भाई 52, लो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया आपसे। हमसे पूछा गया है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। देखो भाई ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपका, अगर आप देखो मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया था, अब जो कंडीशन पढ़ा रहे थे ना, तो वहां पर भी हमने जाना था मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए म्यू इक्वल टू कितना होता है, √n+2, और इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटोन, ये हमने बताया था, √n+2। तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा भाई, √n+2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस पे n+1 है, नहीं होगा, n+3 नहीं होगा, ये तो इस पे तो रूट भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब आगे करते हैं। अच्छा यहीं पे हो गया खत्म, यहीं पे हो गया ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास हो गए 52 क्वेश्चंस। अब 52 के बाद अब हम पहुंचते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास, और अगला क्वेश्चन होता है हमारे पास 53। क्या क्वेश्चन है भाई 53, जरा देखते हैं इसको।
53 क्वेश्चंस के साथ चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 53 क्या करा, जरा इसके बारे में सुनते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 53, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ NaCN का होल 4 2 नेगेटिव दे रखा है। देखो जब हमने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाई थी, वहां पर जब हमने VVT पढ़ी थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वहां पर उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, उनका हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, उनकी ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, उनका वो इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। वहीं पर जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, स्पेशली इन केस ऑफ D8, और D8 कहाँ आता है, मोस्टली Na+2 के कंपाउंड्स वहां पर मिलते हैं आपको। D8 के केस में हमने आपको 2 कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी, अगर इनके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो इनका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है, और DsP2 होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, स्क्वायर प्लेनर होते हैं। इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, और स्क्वायर प्लेनर होती है, DsP2 होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, इसलिए डायामैग्नेटिक होते हैं, डायामैग्नेटिक नेचर होता है, डायमैग्नेटिक नेचर। सर ये हमने पढ़ लिया था वहां पर एज ए ट्रिक। दूसरी कहानी, अगर हमारे पास में क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इनका हाइब्रिडेशन बताया था हमने sp3, और sp3 के साथ हमारे पास क्या था, इनका जो ज्योमेट्री थी वो हो जाती है टेट्राहेड्रल। क्या हो जाती है भाई, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोई पेयर होंगे नहीं सारे, इसलिए क्या होता है हमारे पास पैरामैग्नेटिक होता है। अगर आपको भाई डिटेल लेक्चर इसका देखना है तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस वहां पर करा रखे हैं, तो आप चैनल पे जाएंगे जहां पर हमने थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां पर हमने डाल रखी है, आप वहां से लेक्चर्स को देख सकते हो। अगर आपको चैनल पे ना मिले तो आप सीधा सीधा इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर हर एक यूनिट की यूनिट वाइज मैंने आपको पूरे लेक्चर्स आपको डाल रखे हैं, तो आप क्लिक करेंगे सीधे प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं भाई, हमसे क्वेश्चन किया गया है, हमसे क्वेश्चन बोला गया है भाई NaCN का होल 4 दे रखा है, ठीक है, और इस पर दे रखा है -2। तो यहां से आप निकालोगे तो Na+2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, D8। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें भैया, जो Cn हमारे पास है, Cn इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आपको बताए थे, हम आपको बताए थे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, CO है, Cn है, NO है, C2H4 है, ये सब क्या होता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जाहिर सी बात है इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। तो जरा देखो भाई, NaCN का होल 2 नेगेटिव के लिए जो आपकी क्या होगी ज्योमेट्री होगी, वो क्या हो जानी है भाई, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल नहीं होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। ट्राइगोनल का कोई मतलब है नहीं, लीनियर का कोई मतलब है नहीं। ये आपके पास आंसर हो जाना, आंसर बी। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 54 हमसे कह रहा है, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 हमसे कह रहा है सर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इज रिलेटेड एज। हमने कहा था भाई ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है तो उसको डेल्टा O से दिखाते हैं, बिल्कुल। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है तो उसको डेल्टा T से दिखाते हैं, बहुत अच्छे से करा है। इनके बीच रिलेशन भी पढ़ा था, डेल्टा O इक्वल टू कितना होता है, 9/4 इंटू डेल्टा T, यही तो पढ़ा था, यही होता है बस रिलेशन। एक बार चेक करके देख लो, डेल्टा T है, डेल्टा T डेल्टा O, ये 1/2 हो ही नहीं सकता, 4/9 नहीं, 9/4 होगा। तो यहां से अगर हम डेल्टा T की वैल्यू निकालेंगे तो 4 कौन जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू डेल्टा O। तो जरा देखो किसमें से है, 4/9 इंटू डेल्टा O, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। या 1/2 दे रखा, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया आंसर, यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर किसके साथ भाई, क्वेश्चन नंबर 55
5 के साथ। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 55? यहाँ से फिनिश हो गया, अगला पेज हम लेते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 55? जरा देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास ये कह रहा है द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयरन इन किस में पूछ रहा है भाई? ये पूछ रहा है हमसे K4 FeCN का होल 6। इसमें हमसे प्राइमरी वैलेंसी पूछी है। तो आपको पता है हमने प्राइमरी वैलेंसी को हमने जाना था भाई कि हमारे पास में ना दो टाइप की वैलेंसी होती है सर। कौन कौन सी? एक होती है हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी को हम किससे दिखाते हैं? आज के टाइम में उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। दूसरी होती है हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी को हम आज के टाइम में क्या कहते हैं भाई? आज के टाइम में हम क्या कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं भाई। जब हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाली पहली यूनिट जब हमने पढ़ी थी तो लास्ट में हमने पढ़ी थी एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की थ्योरी जिसका नाम था वर्नर्स थ्योरी। वो वर्नर थ्योरी में हमने बहुत अच्छे से चीख के आपको बोला था कि प्रत्येक सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो दो टाइप की वैलेंसी शो करता है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ये कहा था वर्नर ने। जो आज के टाइम में प्राइमरी वैलेंसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कुल मिलाकर उसने पूछा है हमसे, क्या पूछा भाई? हमसे कहा सर K4 FeCN का होल 6 ये दे रखा है, और आपसे कहा है भाई इसमें आपको बताना है कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या करता है? निकालना। वैसे आप निकालना सीख जाओगे, यानी कि K का कितना होता है? +1 × 4 होता है, प्लस Fe का निकालना x मान लो, Cn पर -1 होता है, इंटू 6 = 0 हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल लो, 4 + x - 6 = 0। x = -6 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, x = हो जाएगा +2। तो सर हम यहाँ से कहें कि आपकी जो यहाँ से प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी होगी? तो हम कहेंगे सर 2 होगी। वो 3 नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती, 10 नहीं हो सकती, दैट इज ओनली 2। आपको लग रहा होगा सर इतनी फास्ट क्यों करा रहे हो? तो भाई समय का थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है ना, कि ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कर सको। और दूसरा ये भी कि ये सारी चीज़ें हम बहुत बार कर चुके हैं, लेक्चर में भर के इन चीज़ों को पढ़ा था, और यहाँ पर भी हम एज ए क्वेश्चंस कर रहे हैं, और यहाँ पर भी इतना सारा टाइम लगाएंगे तो फिर लेक्चर का फ़ायदा क्या होगा ना। तो चलिए भाई, यहाँ पर हो गया हमारे पास 55 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। 56 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जरा एक बार देख लेते हैं उसको। हमसे कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 56, अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर के पोस्टुलेट के अनुसार बताना है कि प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल, या फिर नन ऑफ दिस। तो भाई मेरे हमने दो चीज बताई अभी भी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? हमने कहा सर प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर कभी सुना है? इसका प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर है, माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं। इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी वैलेंसी कभी भी आयोनाइजेबल नहीं हो सकती। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी कभी भी आयोनाइजेबल नहीं हो सकती, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं इसमें। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हमसे कहा गया है प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्या होगा भाई? किसी की प्लस में आएगी, किसी की नेगेटिव में आएगी। जिस पर चार्ज प्लस का उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी, जिसका चार्ज नेगेटिव है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेगेटिव आएगी। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारे पास आयनाइजेबल, और ये हमने बहुत अच्छे से वहां जाना था, इसीलिए हम कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल। बिल्कुल सही बात है, यही वर्नर ने बोला था, उसने नॉन आयनाइजेबल नहीं बोला था प्राइमरी वैलेंसी को। तो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। ये हमने पढ़ लिया था वर्नर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स में। ओके, नाउ अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नाम है 57, या नंबर है 57। क्या कह रहा है भाई 57? जरा इसकी भी सुन लेते हैं। 57 क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Fe
इन K3FeCN6 इज, भाई K3FeCN6 में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? कल भी निकाला था ना इस तरह का एक क्वेश्चन, बिल्कुल देखते हैं एक बार, कल निकाला था हमने जहां तक है, हाँ ये रहा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, आपको बताना वहां पर K4FeCN6 था, यहाँ कितना है K3FeCN6। भाई अंतर क्या है? भाई अंतर कुछ ना है, हमने क्या कहा था सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम लेने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने भाई? जितने उसके पास होते हैं बाकी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भाई मेरे इसके अगर आपको निकालना है क्या, पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कल वाला अगर लेक्चर आपने देखा तो इजी लगेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी K4 नहीं है, क्या रखा है उसने इस बार K3, तो +1 × 3 प्लस Fe का निकालना है x मान लो, प्लस Cn पर -1 × 6 = 0। यहाँ से कितना हो जाएगा 3 + x - 6 = 0, x = 6 - 3, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी +3। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब यहाँ पर जो Fe है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। जब आपको इसका निकालना है क्या, जब आपको इसके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो हमने क्या बताया था भाई, हमने कहा था, हमने लास्ट लेक्चर में भी निकाला था, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम के टोटल इलेक्ट्रॉन लो, हमारे अकॉर्डिंग Fe पर होने चाहिए 26 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 26 है। बट इस कंपाउंड में वो अभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। +3 में तो एक काम करो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए सेंट्रल मेटल एटम के। प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स, भाई लिगेंड कौन है? Cn, मोनोडेंटिक लिगेंड है, बिल्कुल। कितने इलेक्ट्रॉन देगा? एक Cn 2 इलेक्ट्रॉन देता तो 6 कितने देंगे? 12, यानी 2 × 6 हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ से कितना बचा 23, प्लस यहाँ से कितना बचा 12, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, 3 यानी कि 35। तो हम ये बोल सकते हैं भाई कि जो K3FeCN6 है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा 35। तो नाउ व्हाट्स द आंसर? द आंसर इज K3FeCN6 के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 35। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 58 के साथ, और क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है जरा इसके बारे में सुन लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट हैविंग फॉर, करेक्ट आपको बताना है K2PdCl4, ओके K2PdCl4। भाई आईपीएसी नेम में हमने पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी, आईपीएसी नेम ही पूछा बस, और क्या किया। पहले भाई हमने कहा पोटेशियम है तो पोटेशियम इसमें भी है, पोटेशियम इसमें भी है, पोटेशियम इसमें भी है, पोटेशियम इसमें भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, इनमें ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, दूसरा लिगेंड होता है। पहले नाम किसका सकते हैं? लिगेंड का। लिगेंड कितने? 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो जरा देखो यहाँ पे टेट्रा है, यहाँ भी टेट्रा है, यहाँ पर भी टेट्रा है, यहाँ पर भी टेट्रा, कोई दिक्कत नहीं। कौन है? Cl। अब Cl क्योंकि नेगेटिव होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? या तो क्लोराइडो बोलो या फिर क्लोरो बोलो। तो हम कहेंगे सर यह क्लोरीन है, तो भाई ये तो नहीं हो सकता क्लोरीन की तरफ से, यहाँ पर क्लोरीन है, ये भी नहीं हो सकता क्लोरीन की तरफ से। यहाँ क्लोराइडो हो सकता है, क्लोरो ये भी हो सकता है। अब टेट्रा क्लोराइड हो गए या टेट्रा क्लोरो हो गए, उसके बाद किसका नाम आ गया? पीडी का। क्या होता है? पैलेडियम। अब पैलेडियम में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब पोटेशियम पर पॉजिटिव है तो इस कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा? नेगेटिव। और जब कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव आता है तो मेटल के नाम में 8 जोड़ देते हैं, ये हमने बताया था आपको, बिल्कुल बताया था। 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो भी पैलेडियम आ रहा है यहाँ, और यहाँ पहले D8 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है DM12 भी नहीं होगा, पहले D8 होगा, बाकी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 2 आएगी, आंसर हो जाएगा D। सिंपल, कुछ करना ही नहीं था। अगर आपने कर रखे हैं लेक्चर्स तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लेक्चर से ही पूरा है और कुछ है नहीं इसमें, है ना, लेक्चर से ही है पूरा, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, अब हम पहुंचते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। और अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? 58 हो गया ना, हाँ 59। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 के पास। और भाई ये क्वेश्चन नंबर जो 59 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिख रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CeNO3 का होल 6 नेगेटिव इज। भाई यहां पर मोस्टली जैसे 6 NO3 दिखता है ना, मोनोडेंटेट करने की वजह से आप लोग 6 लगा देते हो, आंसर हो जाता है गलत। 6 नहीं होगा इसका आंसर।
ना ही इसका आंसर 8 होगा, ना ही इसका आंसर 4 होगा, इसका आंसर होगा 12, बिकॉज अगर हम बात करें NO3 की तो हम बात करें भाई किसकी, NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ये हमारे पास में एक फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड होता है, फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड होता है। मतलब अगर हमारा स्मॉल मेटल है, क्या है, स्मॉल सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, तो उनके साथ इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 1। और अगर हमारे पास में लार्ज है, मतलब बड़े साइज का एटम है, तो कोई भी सेंट्रल मेटल एटम किसका है, बड़े साइज का है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 2। यानी कि ये मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट दोनों की तरह एक्ट करता है। तो ये जैसे इसको बड़े साइज के मेटल मिलते हैं तो ये हमारे पास बाइडेंटेट की तरह काम करता है। इसको डिटेल हमने लेक्चर्स में जान लिया था। फिलहाल अगर हम बात करें Ce, इसका नाम होता है सीरियम, और ये सीरियम जो होता है वो एफ ब्लॉक के अंतर्गत आता। तो आपको पता है एफ ब्लॉक के मेटल का साइज बहुत बड़ा होता है, इसीलिए जो NO3 नेगेटिव है, एफ ब्लॉक के लिए NO3 नेगेटिव है, ये एक्ट करता है एज बाइडेंटेट लिगेंड, ये बाइडेंटेट लिगेंड की तरह काम करता है। और बाइडेंटेट लिगेंड होने की वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक NO3 का। तो हमारे पास कितने NO3 है, 6, 6 2 12, इसलिए आंसर बी विल बी द राइट आंसर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये हो गया इधर ही, ओके। अपने पास ये क्वेश्चन हो गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आज के लेक्चर का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रहेगा, है ना। आज के लेक्चर का ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो इसको भी करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT की बात करें, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, द नेचर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड इज, भाई सीधा सीधा बोला था उसने। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, भाई मेटल वही होगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, लिगेंड वही होगा जिसके पास पॉइंट नेगेटिव चार्ज हो। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन कौन सा होता है, आयनिक। तो यहां पर हम बोलेंगे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट नहीं बनेगा, कोऑर्डिनेट नहीं बनेगा, पार्शियल आयनिक नहीं, 100% प्योरली आयनिक बॉन्ड पाया जाता है CFT के अकॉर्डिंग बिटवीन मेटल लिगेंड। ओके, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आज हमारे 60 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास 15 यानी कि 15 क्वेश्चन और बचे हैं। इसके लिए आपको एक लेक्चर और आएगा, तो कल आपके इस वाले पेपर की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी खत्म। और मैं आपको बता दूं, मैंने इस तरह के, देखो एक लास्ट ईयर वाला 2024-25 और 2023-24 इन दोनों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दिया है। तो आप सीधे सीधे कहाँ जाएंगे भाई, इस जो भी चैनल लेक्चर आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको सभी प्लेलिस्ट के जो लिंक है वहाँ पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, सीधा प्लेलिस्ट में पहुँचेंगे। आपको जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना है आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। बस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर करें, बस यही हम चाहते हैं, और इससे ज़्यादा तो चाहने की हिम्मत है ही नहीं। चलो ठीक है, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।